हेलो और वेलकम बैक दोस्तों। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपका स्वागत करता हूं आईपीओ रिव्यू में। अगर दोस्तों आप लोग टेक्नोलॉजी के आईपीओ की वेट कर रहे थे तो फिर कार ट्रेड टेक लिमिटेड का आईपीओ आपके लिए हो सकता है। अगर आप लोगों ने कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, एड्रॉइड ऑटो वगैरह सुना हुआ है तो हो सकता है ये आईपीओ आपको इंटरेस्टिंग लगे। दोस्तों 9 अगस्त से 11 अगस्त आपकी तारीख, 1618 का इसका प्राइस बैंड और 9 का लॉट, यानी 15,000 रुपए करीबन है, तो आप इस आईपीओ को भर सकते हो। लेकिन आइए दोस्तों हम लोग इस कंपनी के बारे में जानें कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है कंपनी के शेयर होल्डर, इनकी बैलेंस शीट कैसी है, इनका धंधा कैसा है, ये कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और क्या यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं। दोस्तों ये भारत की एक लीडिंग ऑनलाइन ऑटो पोर्टल कंपनी है जहां पे कार्स और टू व्हीलर दोनों का बाय सेल होता है। हालांकि इस बिजनेस में कई कंपनियां हैं पर प्रॉफिट मेकिंग बाकी नहीं है, प्रॉफिट यही कंपनी करती है। दोस्तों कंपनी की मेन इनकम आती है बाइंग और सेलिंग के कमीशंस में से। दोस्तों ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म पे बायर और सेलर सिंगल प्लेटफॉर्म पे एफिशिएंटली और स्केल पे मैच होते हैं। वो कंज्यूमर्स जो नई या यूज्ड व्हीकल लेना चाहते हैं वो भी रिसर्च कर सकते हैं और डीलर से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर से डीलर्स भी पोटेंशियल टारगेटिंग कस्टमर को मैच कर सकते हैं। दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी कस्टमर तक डायरेक्टली ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये है नया ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम, ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म पोर्टल, जिसका मार्केट करीबन 1 लाख करोड़ का माना जाता है। आइए दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ईगल्स आई व्यू से अगर हम देखें तो पेड अप कैपिटल सिर्फ 3.6 करोड़ की, नेटवर्थ 1681 करोड़, सो गुड नेटवर्थ, एनएवी 407, बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, ये एक डेप फ्री कंपनी है तो हम जरूर कह सकते हैं गुड नेटवर्थ एंड डेप फ्री स्टेटस। इनकम स्टेटमेंट अगर देखें तो 2019 में इनका टर्नओवर 267 करोड़, 20 में 308 करोड़, पिछले साल 282 करोड़। यह मान सकते हैं कोविड से अफेक्टेड होगा। दोस्तों तीनों ही साल में हम देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। पिछले साल का प्रॉफिट कंपनी का 101 करोड़ का है दोस्तों। वैसे एवरेज प्रॉफिट मार्जिन देखे तो 10% है, कंपनी ग्रोइंग है। ईपीएस यानी प्रॉफिट तो पूरी कंपनी का हुआ, मेरे हिस्से में 22 रुपीज आते हैं। सो ओवरऑल इट्स गुड। अब दोस्तों ओवरऑल अगर बैलेंस शीट और इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो ऑफर से देखते हैं। दोस्तों ये ऑफर है 1.85 करोड़ शेयर का। ये ओएफएस है जहां पे पुराने स्टेक होल्डर अपने शेयर्स को बेचेंगे। तो सीधी बात हुई दोस्तों, 1.85 करोड़ शेयर्स अगर ऑफर कर रहे हैं तो करीबन 3,000 करोड़ रुपए इससे रेज होंगे जो सीधे सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाएंगे। यहां पे कोई पैसा कंपनी के पास, यानी कोई फंड रेजिंग कंपनी द्वारा नहीं हो रही है। दोस्तों सेलिंग शेयर होल्डर के पास अगर 3,000 करोड़ जाएंगे तो ये जानना बनता है कि ये कौन है सेलिंग शेयर होल्डर। सेलिंग शेयर होल्डर में आप जैसे देख पाओगे यहां पे कोई कंपनी के सिंगल प्रमोटर नहीं है, ये एक इन्वेस्टर्स कम्युनिटी से बनी हुई कंपनी है, जैसा आपने जोमेटो में भी दोस्तों देखा था। यहां पे हाई डेल जिनका 36% अभी स्टेक है, ये एक बड़े सेलिंग शेयर होल्डर है और पोस्ट आईपीओ कंपनी का स्टेक 18% हो जाएगा। मैक रिची जिनका अभी 28% स्टेक है वो 18% हो जाएगा। सीएमडीबी 13 से 8% हो जाएंगे। स्प्रिंग फील्ड वेंचर 8% है वो 4% हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां पे आप देख रहे हो सेलिंग शेयर होल्डर्स के द्वारा काफी स्टेक डाइल्यूट होगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि सेलिंग शेयर होल्डर
शेयर बेचने आए हैं, तो ये भी जानना बनता है कि उन्होंने कौन से भाव पे लिए हुए थे। जैसा आप देख पा रहे हो, मैकरिची 612 रुपीज पे उन्होंने अपने शेयर्स एक्वायर किए हुए, हाईडेल 461 वगैरह वगैरह। जितना दोस्तों अर्ली इन्वेस्टमेंट होगा उतना सस्ते में होगा। आज दोस्तों ये सारे इन्वेस्टर्स को आज टाइम हो चुका है, तो आज हम सब लोग इनसे शेयर ले रहे हैं 16-18 रुपीज में। ऑलमोस्ट 3-4 गुना सब लोगों ने बनाया है, पर ये बनता भी है क्योंकि काफी समय से ये लोग यहाँ पे बने हुए और उन्होंने कंपनी को बड़ा बनाया है। तो साथ में ये भी जानना बनता है कि कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। तो जैसा हमने पहले ही बात किया कि प्रमोटर जो है, फाउंडर, ऐसा नहीं है यहाँ पे उनका बहुत बड़ा होल्डिंग हो। इन्वेस्टर कम्युनिटी आप देख सकते हो, हाईडेल इन्वेस्टमेंट एक बड़ा प्रमोटर है 34.44%, मैकरिची 26 और सीएमडीबी 11, ये तीनों का ही अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो 70% तो दोस्तों इधर ही बनता है। तो ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, जीरो फंडिंग फॉर द कंपनी। पूरा जो फंडिंग होगा ये सेलिंग शेयर होल्डर के पास पैसा जाएगा। 3000 करोड़ फंड शेयर होल्डर रेज करने वाले। अब दोस्तों ये जानना जरूरी है कि 1600 रुपये हम किस चीज के दें। तो दो बातें हो सकती है यहाँ पे, क्वालिटेटिव बातें और आंकड़ों में यानी कि क्वांटिटेटिव बातें। पहले आइए दोस्तों क्वालिटी की बात करें, तो ये जो कंपनी है ये लीडिंग मार्केट प्लेस है ऑटोमोटिव सेल्स की एक ऑनलाइन सिस्टम के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, अ गुड कंपनी। दोस्तों ब्रांड और कस्टमर के अनुभव एक पावरफुल नेटवर्क इफेक्ट्स छोड़ते हैं। प्रोप्राइटरी एंड टू एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। फोकस है इनका डेटा साइंस पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, ये इस मॉडल को लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं। दोस्तों फाउंडर लेड मैनेजमेंट टीम है जो वर्षों से है, तो ओवरऑल क्वालिटी में यहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, गुड क्वालिटेटिव। अब दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें तो पहला आता है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, मेरे हिस्से में कितने रुपए। तो 22.06 का इसका ईपीएस है, पॉजिटिव अर्निंग है। जनरली जो कई कंपनी आपने देखी जो लॉस मेकिंग पास्ट में आई, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कंपनी 3 साल से प्रॉफिट कर रही है। तो जो पीई पे आपको ऑफर किया जा रहा है वो भी 73 है। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी कंपनी मिलेगी तो महंगी है, राइट। सो इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ इतना अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों। 5.43 इज नॉट अ हाईली अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ। दोस्तों बुक वैल्यू एनएवी कंपनी का 393 है और हम 1600 पे खरीद रहे हैं, तो 4 गुना बुक वैल्यू के भाव से हम लोग बाई कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखने के बाद हम कह सकते हैं अच्छे है, ग्रेट नहीं है, बट यस वी कैन से डेटा आर गुड, अच्छी कंपनी है दोस्तों। प्रॉफिट मेकिंग है, कंसिस्टेंट है, कोई डेप्ट नहीं है, मार्जिन अच्छे है, हम इन्वेस्ट करके कंसिस्टेंट अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी अगर अच्छी है तो आने वाले समय में ग्रोथ हो सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है दोस्तों इंडस्ट्री पे। तो आइए दोस्तों इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ले। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों भारत की। जैसा हमने देखा पास्ट में 2015 से दुनिया भर की इकोनॉमी मंदी थी। वर्ल्ड खुद 2% से बढ़ रहा था और भारत 7% से। 2015 से पहले देखें तो वर्ल्ड भी 5% से बढ़ रहा था, भारत भी 10% से। लेकिन स्लो डाउन था दुनिया भर में। 2020 में तो कोविड ने जबरदस्त अटैक किया, लेकिन कोविड के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने इंडियन मार्केट में देखी है और भारत ने चाइना, यूएस से स्ट्रॉन्ग रिकवरी बताई भी है दोस्तों। इंडिया जो अब तक उम्मीद कर रहे थे कि 2022 में 11 से 11.5% का यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा, दोस्तों कोविड सेकंड वेव के चलते ग्रोथ थोड़ा घटा के 9.5% की उम्मीद है। 9.5% में भी दोस्तों ये एक अच्छा ग्रोथ है और पूरी दुनिया में मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। इसके ध्यान में रखते
हम 4.2 ट्रिलियन 2025 तक जरूर दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया 2030 तक दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। तो दोस्तों जीडीपी अगर बढ़िया ग्रोथ करेगी, साथ में हमारी इनकम भी बढ़िया बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों आज की हम इनकम देखें तो 1900 यूएस डॉलर ये जीडीपी पर कैपिटा है हमारा इंडिया का, जो बहुत कम है। यूएस से कंपेयर करें तो यूएस का है 66,000 यूएस डॉलर, चाइना का 10,600, यानी चाइना हमसे एवरेज 5 टाइम्स उनकी जीडीपी पर कैपिटा हमसे ज्यादा है, और यूएस की तो इंडिया से 30 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 2020 से 25 में 11% के फास्टेस्ट ग्रोथ से बढ़े ऐसी उम्मीद है, जबकि यूएस और चाइना की 3.5% और 7% से बढ़ेगी। तो कोई डाउट नहीं है आने वाले समय में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा जबरदस्त बढ़ेगा, जिससे कंजप्शन की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में खुलती है। दोस्तों जीडीपी के साथ ही डिजिटल इंडिया भी वैसे ही आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन का पेनेट्रेशन 2015 से 20 में डबल हो चुका है दोस्तों, और भविष्य में भी वैसी ही स्पीड से बढ़ने वाला है। दोस्तों डिजिटल में जरूर 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्चिंग एक यूटर्न कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि उसके बाद एफोर्डेबिलिटी काफी अच्छी इंक्रीज हुई इंडिया में। इसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं करीबन 2015 में 32 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे, जो आज करीबन 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करने लगे। इसमें एफोर्डेबिलिटी का एक बड़ा रोल है। दोस्तों इसी प्रकार से 2025 आते आते हम उम्मीद करेंगे भारत में करीबन 100 करोड़ इंटरनेट यूजर और करीबन 85 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हो जाएंगे। दोस्तों अगर स्मार्टफोन के यूजर इतने बढ़ते हैं, इंटरनेट यूजर बढ़ते हैं, उससे परचेसिंग ऑनलाइन को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। दोस्तों आज इंडिया में करीबन 30 करोड़ लोग ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ये उम्मीद रख सकते हैं 2025 तक करीबन 45 करोड़ लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। करीबन 75 करोड़ लोग ट्रांजैक्ट करेंगे, यानी अंदाजे से 45 करोड़ और यूजर ऐड होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारे एक ई इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। दोस्तों कोई डाउट नहीं है भारत चेंज हो रहा है, अनऑर्गेनाइज मार्केट से सीधा शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन, एम्पावर्ड बाय डिजिटाइजेशन। यह है नया भारत। दोस्तों भारतीयों की खरीद करने की जो स्टाइल है वो बदल चुकी है। 2016 में खाली 7.5 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, जो कि अभी ऑनलाइन शॉपर की संख्या 18 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों 2016 में 70 लाख लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूज करते थे। आज खाना खाने का तरीका बदल गया है, करीबन 5 करोड़ लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी को यूज करते हैं। आपने देखी जोमेटो की जबरदस्त सफलता। दोस्तों भारतीय लोग पे डिफरेंटली करने लगे हैं। 2016 में 1 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे, जो आज 25 टू 30 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस दोस्तों होने लगे हैं। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो 2020 अप्रैल में कोरोना के चलते 90% डैमेज हो गया था इंडियन कंज्यूमर इंटरनेट ओवरऑल मार्केट ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जितना लोग ऑनलाइन खरीदते हैं वो 90% पूरा बंद हो गया था। लेकिन वी शेप रिकवरी आई, दिसंबर आते आते प्री कोविड लेवल वापस आ गए, और अभी तो वापस लाइफ टाइम हाई सेल्स ट्रांजैक्शन दोस्तों होने लगे हैं। तो ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकता है कई कंपनियों के अभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं है, पर ऑनलाइन कंपनियों के ट्रांजैक्शन वापस से लाइफ टाइम हाई जा चुके हैं। दोस्तों 2021 से 22 में
42% के ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है 2022 में, और आने वाले 5 सालों में ये 25% के CAGR से ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू बढ़े, ऐसी उम्मीद है। तो एकदम स्ट्रॉन्ग लाइनअप है इंटरनेट रिलेटेड कंपनियों का दोस्तों। तो कोई डाउट नहीं है, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस अप ट्रेंड में है, लेकिन ये तो इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस है। हमारी कंपनी क्या करती है? कार, बाइक सेलिंग। तो ऑटोमोबाइल का सेल्स कैसा है दोस्तों? ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया पिछले कुछ समय से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी चल रही थी। वर्ल्ड पूरा ग्लोबली म्यूटेड था और इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट ऑटो का डाउन था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत में दोस्तों इंडिया 5th लार्जेस्ट कार मार्केट 2020 में बन चुका है। 4 कारण हैं जिससे ऑटोमोटिव सेक्टर भारत का बूम हो सकता है। पहला है रॉबस्ट डिमांड। दोस्तों मिडिल क्लास की इनकम और यंग पॉपुलेशन, ये दोनों चीजें जो राइज हो रही है, ये डिमांड को जबरदस्त बूस्ट दे सकती है। राइजिंग इन्वेस्टमेंट सेकंड पॉइंट है। हाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन सीन इन ऑटोमोटिव सेक्टर इन इंडिया। तीसरा दोस्तों पॉलिसी सपोर्ट रिफॉर्म, जैसे अपने GST देखा, मेक इन इंडिया, फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के हिसाब से ऑटो सेक्टर आने वाले समय में अच्छा रह सकता है। चौथा अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल और लोगों की सोच की सेल्फ ओन्ड व्हीकल होना चाहिए, ये चीजें आने वाले समय की अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। ये है पूरा ऑनलाइन व्हीकल प्लेटफॉर्म, जहां पे OEM का भी रोल है, डीलर्स का भी रोल है, ऑक्शंस भी होते हैं, और कंज्यूमर बायर्स, कंज्यूमर सेलर्स भी अपनी यूज्ड कार्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो इफेक्टिव ऑनलाइन व्हीकल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये तो था व्हीकल का प्लेटफॉर्म, लेकिन नए व्हीकल्स का क्या हाल है दोस्तों? जैसा हमने देखा कि भारत वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मार्केट है, यहां पे एंड नहीं है, पर 2025 आते आते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमेटिव मार्केट हो जाएगा वॉल्यूम्स में दोस्तों। नए व्हीकल्स में अगर हम इंडियंस ऑटोमोटिव सेक्टर देखें तो भारत की GDP में इनका योगदान 6.5 से 7% है। FDI इनफ्लो में करीबन 5% का योगदान है, और एक्सपोर्ट 4%। दोस्तों यूनिट्स में अगर हम देखते हैं, वॉल्यूम्स में, प्रोडक्शन वॉल्यूम 81% यूनिट्स टू व्हीलर के। टू व्हीलर ऑब्वियसली एक लो वैल्यू प्रोडक्ट है, तो उनका शेयर ज्यादा रहता है, पर ये टोटल सेल्स नहीं, यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, राइट। 13.5% कार्स, फिर 2 कॉमर्शियल व्हीकल और 2.7% 3 व्हीलर, यानी कॉमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर करीबन 3% जितना बिकते हैं। पूरा न्यू व्हीकल का मार्केट देखे तो 2.3 करोड़ यूनिट इंडिया में बिकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कार्स और 2 व्हीलर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ये दोनों सेगमेंट में है। तो सबसे पहले अगर हम पैसेंजर कार देखें दोस्तों, पैसेंजर कार में भारत 5th लार्जेस्ट कार मार्केट दुनिया का है, और 2026 तक 10% से कार का मार्केट बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। यस दोस्तों, आने वाला समय पैसेंजर कार के लिए बढ़िया रह सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं जब दूसरी कंट्रीज के सामने, तो इंडिया में करीबन 27 लाख कार सालाना बिकती है, जो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में 2 करोड़, यूएस में 1.5 करोड़, जापान में करीबन ऑलमोस्ट 40 लाख, जर्मनी 30 लाख, इंडिया में 27 लाख, राइट। तो हम चाइना और यूएस से अपने आप को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। उनके सामने अभी भी हमारा मार्केट छोटा है,
लेकिन जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है हम इस गैप को फिल होता हुआ देखेंगे, जैसा चाइना ने यूएस से ज्यादा गैप फिल कर दिया है। दोस्तों एज यू कैन सी, अगर अभी हमारी 27 लाख गाड़ियां बिक रही है इंडिया में, 2026 आते आते हम करीबन 44 लाख कार बिके इंडिया में, ऐसा उम्मीद करेंगे। सो 10% ग्रोथ इज अ होल हेल्दी ग्रोथ। अब आपको देखना है इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है, राइट? दोस्तों मोटराइजेशन रेट भी अगर हम इंडिया का देखें तो दुनिया में सबसे कम है दोस्तों। ये उम्मीद है कि मोटराइजेशन रेट भी आने वाले समय में फेवरेबल डेमोग्राफी, राइजिंग मिडिल क्लास, एस्पायरिंग और यंग मिलेनियल पॉपुलेशन, एक्सेस टू कार फाइनेंसिंग, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हम ये उम्मीद करेंगे कि आज जो 1000 में से खाली 22 लोगों के पास गाड़ियां हैं इंडिया में, 2025 आते आते 30 लोगों के पास होगी और 2030 आते आते हम देखेंगे 45 तक ये फिगर जाएगी। फिर भी दोस्तों ये बहुत कम होगी। आप अगर इसको यूएस से कंपेयर करें, यूएस में 1000 में से 750 लोगों के पास गाड़ी है, जापान 492, दूसरी डेवलप कंट्री देखो इटली 625, जर्मनी 562, यूके 472 और चाइना भी, इनकी भी हालत इंडिया जैसी ही थी 20 साल पहले, लेकिन आज देखो 200 लोगों के पास 1000 में से गाड़ियां है। अब ये जो इतना बूम हुआ, इसी में चाइना में भी ऑटो का जबरदस्त ग्रोथ हुआ दोस्तों। तो दोस्तों कोई डाउट नहीं है, कार्स का मार्केट इंडिया में अच्छा रहना चाहिए। अब कार के साथ हमें टू व्हीलर भी देखने चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी बाइक वाला भी है, तो चलो टू व्हीलर देख लेते हैं दोस्तों। हालांकि टू व्हीलर में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का। अभी करीबन 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बिकते हैं इंडिया में, जो अगर कार 10% से बढ़ने वाले हैं तो टू व्हीलर 8% की सीएजीआर से बढ़ के 2026 तक हम देखेंगे करीबन 2.3 करोड़ यूनिट्स सालाना बिकेंगे। सो फ्रेंड्स, डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज और रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को ध्यान में रख के ये उम्मीद की जा रही है। तो चलो भाई, कार का भी धंधा 10% से बढ़ने वाला है, टू व्हीलर का भी 8% से बढ़ने वाला है, तो कंपनी का बिजनेस तो ग्रोथ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये लोग तो यूज्ड कार में भी तो बिजनेस करते हैं, तो चलो यूज्ड कार का धंधा अच्छा है क्या, चलो चेक करें। दोस्तों ये है यूज्ड कार का मार्केट। इंडिया में यूज्ड कार का मार्केट रिलेटिवली दूसरी डेवलप कंट्री से बहुत कम है, छोटा है। दोस्तों भारत में पार्क टर्न रेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूज्ड कार्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कार, ये अंदाजे से 16% है। यानी यहाँ पे बहुत सी जगह है, क्योंकि दूसरी अगर हम कंट्रीज देखें तो यह चीज हम छोटा कैसे कहेंगे, पॉपुलेशन बेस के हिसाब से, राइट? दोस्तों यूज्ड कार का सेल्स अभी अगर 44 लाख है, 2026 आते आते हम 83 लाख यूज्ड कार बिकती देखेंगे। तो गाड़ियां अगर 10% से ग्रोथ करने वाली है, न्यू कार्स, टू व्हीलर्स अगर 8% से ग्रोथ करने वाले हैं, तो यूज्ड कार का मार्केट सबसे तेजी से बढ़ने वाला है 11%, यानी बढ़िया ग्रोथ दोस्तों। तो दोस्तों ऑनलाइन व्हीकल बाइंग एंड सेलिंग सिस्टम विन विन सिचुएशन हो सकती है। जैसे कंज्यूमर के लिए इसमें क्या है, तो कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि उनको जो चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, डेटा ट्रांसपेरेंसी, प्राइस डिस्कवरी, एग्रीगेशन ऑफ इन्वेंट्री फॉर इजियर व्हीकल डिस्कवरी। दोस्तों डीलर्स के लिए क्या है, डीलर्स के लिए इंप्रूव्ड एफिशिएंसी थ्रू इनएक्सपेंसिव कस्टमर एक्विजिशन, ability to reach a wider audience, ability to more accurately target potential purchasers। और OEMs कंपनी के लिए क्या है दोस्तों, तो better reach to a large and engaged audience, more inquiries from sales to in market buyers and sellers, and access to consumers and dealers।
तो कोई डाउट ही नहीं है, तीनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों, कस्टमर एक्विजिशन के लिए जनरली अब तक कंपनियां या डीलर्स क्या करती थे? तो एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के। डिजिटल स्पेंडिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, आप देखो ग्लोबल एवरेज यानी दुनिया भर में 42% डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के पीछे कंपनियां लगा रही है। यूएस 31%, पर इंडिया काफी लो पेनेट्रेटेड है, 14% ही अभी डिजिटल मीडिया पे कंपनियां कॉस्ट कर रही है, एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग कर रही है। लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडियन ऑटो ओईएम की एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग डिजिटल पे काफी इंप्रूव होगी दोस्तों, तो उसका लाभ आपकी ये कंपनी उठा सकती है। तो दोस्तों, ऑटो का पूरा बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो कहां से पैसे आते हैं? रेवेन्यू पूल 14.3 यूएस बिलियन डॉलर का टीएएम है, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। दोस्तों, रेवेन्यू की स्ट्रीम्स कई है। व्हीकल बाइसेल के ट्रांजैक्शन जो सबसे बड़ा होता है, आफ्टर सेल सर्विस से पैसा, एड स्पेंड्स, ऑटो फाइनेंस, ऑक्शंस रीमार्केटिंग, ऑटो इंश्योरेंस और इंस्पेक्शंस और वैल्यूएशंस, ये सारी चीजों से बनता है पूरा रेवेन्यू पुल 14.3 बिलियन का। दोस्तों, तो आपकी जो कंपनियां होती है ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की, वो ट्रांजैक्शन से कमाते हैं, राइट? कहां से? ट्रांजैक्शन यानी कमीशंस, बायर्स और सेलर्स के। मीडिया, क्योंकि लिस्टिंग कराती है आपकी ओईएम की कंपनियां, डीलर्स लिस्टिंग करा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये होती है इनकी अलग अलग रेवेन्यू वर्टिकल्स। दोस्तों, कार वाले और बाइक वाले ये दोनों ही प्लेटफॉर्म आपके कार ट्रेड के हैं। गूगल ट्रेंड का ये फोटोग्राफ आपके सामने है, चलो गूगल करें। रिलेटिव सर्च इंटरेस्ट ओवर टाइम अगर हम देखें तो कार वाले का अच्छा है, राइट? कार्स 24 जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है इसी क्षेत्र में। फिर आती है कार देखो, ड्रोन, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, काफी अलग अलग कंपटीटर्स है। लेकिन रिलेटिव सर्च इंटरेस्ट ओवर टाइम में बाइक वाले और कार वाले दोनों को अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। अब यहां पे कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई लिस्टेड कंपनियां नहीं है, लेकिन कार ट्रेड को हम अलग अलग उनके ही जैसी कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कार्स 24। दोस्तों, कार्स 24 एक बड़ा खिलाड़ी है, करीबन 3,000 करोड़ का टर्नओवर। तो उसके सामने तो हमारी कार ट्रेड टेक एक बच्चा है, 300 करोड़ यानी 10% ही टर्नओवर होता है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन इस इंडस्ट्री में? कार्स 24, जो कि लिस्टेड नहीं है। भविष्य में जब कभी कार्स 24 का आईपीओ आए तो हमें उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। फिर आती है कार देखो, 750 करोड़ का टर्नओवर, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस करीबन 400 करोड़ और ड्रूम 180 करोड़। तो यहां पे आपकी कार 24 लीडर है। तो स्टार रेटिंग हम यहां पे कार ट्रेड को नहीं दे पाएंगे, स्टार रेटिंग देना पड़ेगा नंबर 1 रेटिंग कार्स 24 को। यस, हम यहां पे देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी कार ट्रेड पॉइंट ले जाती है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है ये 10% के मार्जिन से चल रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, 29 करोड़ के प्रॉफिट्स, 300 करोड़ के टर्नओवर पे। जबकि कार ट्रेड अगर 3,000 करोड़ का धंधा करती है तो सामने 300 करोड़ का लॉस करती है, 10%। लेकिन हमें यहां पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ये लॉस करती है तो ये 150 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस भी करते हैं दोस्तों। जबकि आपकी कार ट्रेड टेक खाली 24 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक्सपेंस करती है। जो भी ऑनलाइन कंपनियां होती है इनके एडवर्टाइजमेंट और प्रोपोर्शनल एक्सपेंस बड़े होते हैं। अगर कंपनियां ये ना करे तो वो ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाती है, तो कंपनियों को ये तो करना ही पड़ेगा। इसी यही पैरामीटर में तो आपका जो जोमेटो है वो लॉस कर रहा है, वो भी अगर एडवर्टाइजमेंट की स्पेंडिंग कम कर दे तो प्रॉफिट में आ जाएंगे दोस्तों, राइट? तो ये पॉइंट कुछ बराबर नहीं है कि मैं कार ट्रेड को कहूं कि ये सबसे अच्छी कंपनी है क्योंकि प्रॉफिट कर रही है, और कार 24
जो कि इतना सब पैसा खर्च कर रही है, क्यों? एक्सपांशन के लिए, और उसको हम लॉस मेकिंग करके नेगेटिव रेटिंग दे, ये भी बुरा है, राइट? पहला रेटिंग तो जाना चाहिए आपकी कार्स 24 को ही। कार ट्रेड एक छोटा खिलाड़ी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ये कार ट्रेड कंपनी कौन है। कार वाले और बाइक वाले, ये इनकी फेमस ब्रांड्स है। कार वाले कार ट्रेड श्रीराम ऑटोमोल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइट ऑटो एंड ऑटो बिजनेस। दोस्तों यही एक प्रॉफिटेबल कंपनी है पूरे ग्रुप में, लेकिन ये भी हमने देखा कि वो क्यों है, राइट? इसे हमें बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। चौथा, समरी और एक्शन आइटम्स। ये अभी हम देखेंगे कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए इन चीजों को ध्यान में रख के, और इसकी दोस्तों समरी बनाते हैं। दोस्तों कंपनी पे करीबन इनके पोर्टल पे 8 लाख व्हीकल्स लिस्टेड है जो सेल्स को बूस्ट देते हैं। 1.6 लाख व्हीकल ऑक्शंस के द्वारा बिके हैं। सो मैट्रिक्स आर डेफिनेटली गुड फॉर दिस कंपनी। दोस्तों ये है माइलस्टोन्स कंपनी के, कैसे 2009 में कैनन 8 मॉरिशस ने करीबन 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। 2010 में B2B और C2B ऑक्शंस लॉन्च किए, और अलग अलग साल में अलग अलग बड़े बड़े निवेशक आते गए, और आज 2021 में हम बड़ा IPO इनका देख रहे हैं। गुड प्रोग्रेस बाय दिस कंपनी। तो चलो कितने स्टार देंगे? ब्रांड का 1 स्टार मिलना चाहिए, राइट? सो 1 स्टार फॉर गुड ब्रांड, 0 स्टार फॉर मार्केट शेयर, क्योंकि कार देखो का शेयर बहुत बड़ा है, ये तो उनके सामने 10% ही है खाली। 1 स्टार फॉर गुड फंडामेंटल्स, कोई डाउट नहीं, फंडामेंटल्स इनके अच्छे हैं। और 1 स्टार फॉर कंसिस्टेंसी, तो 3 स्टार दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो इस कंपनी को होल्ड करके भी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? दोस्तों हमने बरसों पहले जैसे Naukri.com में इन्वेस्ट किया। जरूरी नहीं है कि आप जो सोचो वैसा ही हो। शुरुआत में आप थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो और देखते जाओ, ट्रैक करो कंपनियों को। अगर आप सोचो ऐसा ही होता जाता है, आप धीमे धीमे अपने निवेश को बढ़ा सकते हो। ये कोई मैजिकल पिल नहीं है कि अचानक आपने सोचा अच्छा है, अचानक कंपनियां बुरी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है शेयर बाजार में। शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं ये ट्रैकेबल रहती है दोस्तों। हम ट्रैकेबल नहीं है, खाली हमारा माइंड ट्रैकेबल नहीं है, राइट? So yes, friend, you can apply and hold for long term, right? Thank you very much. मेरी ओर से पीयूष पटेल फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।